आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। शास्त्रों में वैशाख मास की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। आज के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का विधान है। आज के दिन जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उनकी कथा का पाठ करता है और भगवान को केले की फली, तुलसी दल आदि का भोग लगाता है, उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आप जानते ही होंगे कि वैशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध को 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण समारोह यानी उनके जीवन का अंतिम दिवस भी वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। आज वैशाख पूर्णिमा के साथ ही श्री कूर्म जयंती भी है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। कूर्म माने कछुआ। नृसिंह पुराण के अनुसार कूर्म यानी कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था। कूर्म की पीठ का घेरा 1 लाख योजन का था और समुद्र मंथन के दौरान ही भगवान ने कूर्म सहित अपना दिव्य पुरुष रूप भी दिखाया था। किसी तरह के निर्माण संबंधी कार्य के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज कूर्म जयंती का शुभ दिन निर्माण संबंधी कार्यों के साथ ही भूमि पूजन और वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए भी उत्तम है, लेकिन भूमि पूजन अभी संभव नहीं है। अगर आज के दिन 15 अंकों वाला कूर्म यंत्र घर में स्थापित किया जाए तो इससे घर की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है और वास्तु दोषों से भी छुटकारा मिलता है। अब मकान चाहे आप बाद में बनाएं, यंत्र तो आप घर में ही बना सकते हैं। इसके अलावा ये कूर्म यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और किसी भी कार्य में विजय दिलाने के लिए बड़ा ही फलदायी है। आप इस यंत्र को भोजपत्र पर या तांबे की धातु आदि पर बनवा सकते हैं। बाद में करते रहिएगा। अभी स्वयं सफेद रंग के कागज पर लाल स्केच पेन हो तो उसी से बना लीजिए। तो ये कूर्म यंत्र किस तरह बनता है, इसकी विधि भी जान लीजिए। यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से या फिर सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनानी है। उस वर्गाकार आकृति में 9 खाने बनाने हैं। इस तरह कुल 3 पंक्तियां बनेंगी। हर पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ 3 खाने होंगे। अब पहली पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ जाते हुए 3 विभिन्न खानों में क्रमशः 6, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरी पंक्ति में बाएं से दाईं तरफ जाते हुए 3 अलग अलग खानों में 7, 5 और 3 लिखिए। इसी तरह आखिरी पंक्ति में भी बाएं से दाईं तरफ 2, 9 और 4 लिखिए। अब ये आपका यंत्र बनकर तैयार हो गया। आप जब एक पंक्ति की सारी गिनतियों का चाहें तो ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं किधर से भी जोड़ करेंगे तो आपको 15 का जोड़ मिलेगा। इसी तरह हर पंक्ति को जोड़ने पर 15 ही आएगा। 15 के जोड़ के कारण ही इस यंत्र को 15 का यंत्र भी कहते हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि कहा जाता है कि इस 15 के यंत्र का निर्माण करते समय एक खास शाबर मंत्र का जप कर लेने से और भी अच्छा रहता है। वो मंत्र भी बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। ओम नमो चामुंडा माई आई घाई, मुआ मरा लिया उठाई, बाल रखे बालनी कपाल राखे, कालिका दाई भुजा नृसिंह वीर बाई हनुमंत वीर रखे, वीरों का वीर खेलता आवता वीर लगावे पाए, जो यह घट पिंड की रक्षा करे तो उलट वेद वाही पर पड़े। चलो देखो, ये शाबर मंत्र होते हैं, इनमें मीनिंगलेस शब्द होते हैं। अनगढ़ आखर अर्थ न जापू, इनमें बहुत ज्यादा जप नहीं करना होता, 7 बार पढ़ लो बहुत। अनगढ़ आखर अर्थ न जापू, करहि प्रभाव महेश प्रतापू, ये भगवान शंकर के प्रताप से बड़ी तेज प्रभाव करते हैं। तो इस तरह यंत्र का निर्माण करके उस पर मंत्र पढ़ के उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा आदि के बाद इस यंत्र को घर में या ऑफिस में जहाँ चाहे स्थापित कर सकते हैं। इससे आपको धन लाभ तो होगा ही, साथ ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का प्रभाव नहीं होगा और आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। देखो, ये जो कूर्म यंत्र है 15 का यंत्र है, ये अगर आप चीनी वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे
तो उसके फेंगशुई में 6000 साल पहले का एक जिक्र है कि एक राजा ने नदी से निकलते हुए एक कछुए की पीठ पर इस यंत्र को लिखा देखा था, ऐसा जिक्र है वहां पर। हमारे यहां भी देखिए, हर पुराने मंदिर में, मंदिर के सेंटर में आपको कछुआ बना मिलेगा, कूर्म यंत्र। किसी दिन हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको नंबर की जगह इसमें बिंदियां लगा करके इसको कैसे और बढ़िया बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी थी आज के दिन कूर्म जयंती के बारे में चर्चा। बात कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज दोपहर पहले 11:07 तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्रों की श्रेणी में 15वां है। इसका मतलब है स्वतः आचरण करने वाला। इस नक्षत्र के स्वामी राहु और इसकी राशि तुला है। विशाखा नक्षत्र की बात करें तो 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। इसके अलावा आज शाम 4:40 तक व्यतिपात योग रहेगा। कोई नया या शुभ कार्य करना इस योग में अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, शाम 4:40 के बाद इस यंत्र को बनाएं जो हमने वास्तु यंत्र आपको बताया। तो ये थी सारी चर्चा आज बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती के बारे में। आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती का क्या महत्व है और आज के दिन आपको किन खास बातों का ध्यान रखकर बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती के अवसर पर खास उपाय करके कैसे शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और साथ ही वास्तु दोषों से छुटकारा पा सकते हैं, आज हमने इसकी चर्चा की। और अब चर्चा करेंगे कोरोना की एस्ट्रोलॉजी की, और इसके लिए ग्रहों की चाल देखनी होगी। देखिए आजकल चारों तरफ कोरोना फैला हुआ, तो इसकी एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब आज के बाद पहला, पीछे क्या हो गया छोड़िए, आगे जो है आज के बाद सबसे पहले 11 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री होंगे। अब प्रश्न ये है कि वक्री शब्द का क्या मतलब है। वक्री का मतलब है, देखो अगर कोई प्लैनेट धीमे धीमे चल रहा है और उसके बगल दूसरा प्लैनेट तेजी से गुजरे तो एक लिमिट के बाद ये लगता है आगे जा रहा है, लगता है पीछे आ रहा है। आपने देखा होगा ट्रेन है, एक ट्रेन धीमे चल रही, दूसरी तेजी से गुजरे तो बगल वाली ट्रेन लगता है पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे ही शनि तो धीमे धीमे चलते ही है, तो उनके बगल से जब पृथ्वी गुजरती है तो ऐसा लगता है कि वो शनि पीछे जा रहे हैं। तो 11 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टे चलेंगे। ये राहत का संदेश देने वाली बात है। और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टे चलेंगे। इससे और ज्यादा आराम मिलेगा। 20 मई को राहु आर्द्रा नक्षत्र छोड़ेंगे। राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आने से ही सारा विप्लव हुआ। इसके बाद विश्व एक बार चैन की सांस लेगा। 30 जून को वक्री गति से चलते हुए बृहस्पति दोबारा धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर को धनु राशि में मार्गी होंगे। इस समय केतु और गुरु एक ही राशि में होंगे। देखिए 30 जून से 13 सितंबर तक तो बढ़िया है, लेकिन 13 सितंबर के बाद का समय बहुत विप्लवकारी है। इस समय केतु और गुरु एक ही राशि में होंगे। केतु फिर हजारों गुना तेजी से काम करेगा और दुनिया एक बार फिर एक नया षड्यंत्र देखेगी। यह सिर्फ 10 दिन का खेल होगा। विश्व मुद्रा बाजार स्तंभित रह जाएगा। कुछ देशों की इकोनॉमी धड़ाम हो सकती है। शेयर बाजार में लोमहर्षक बड़े परिवर्तन होंगे। 23 सितंबर को राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में चली जाएंगे। पहले षड्यंत्र से उपजी महामारी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन वृष राशि में राहु का गोचर भी कम गुल खिलाने वाला नहीं है। इसके पहले भी महामारियों के मामले में वृष राशि में गुरु, राहु, शनि या केतु का गोचर गुल खिला चुका है। इस वजह से मुझे कहना है कि 23 सितंबर 2020 के बाद के 18 महीनों को भी संशय के साथ ही देखा जाना चाहिए। और वृष राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। ध्यान रहे कि वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशियों में गुरु, शनि, केतु और राहु की उपस्थिति निरोगी जीवन और शांति के लिए खतरा होती है। अब ध्यान रहे कि राहु के वृष राशि में गोचर के बाद गुरु भी अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में 20 नवंबर को लौटेगा, जहां वो 6 अप्रैल 2021 तक रहेगा। 6 अप्रैल 2021 को मकर राशि से निकलने के बाद भी गुरु दूसरे खतरे वाली राशि यानी कुंभ में पहुंच जाए, ये भी खतरे वाली राशि। नीच राशि से निकला और दूसरी राशि में चला गया खतरे में, यहां भी 13 अप्रैल 2022 तक गोचर करेगा। तो आपने देखा कि 6 राशियों यानी वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में गुरु और राहु का गोचर 2022 तक। और हाँ, शनिदेव भी तो इन राशियों में रहेंगे।
शनिदेव 29 अप्रैल 2022 तक मकर में रहेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो ये थी ग्रह स्थिति। लेकिन सवाल ये कि इससे होगा क्या, ये इसका रिजल्ट क्या है, ये भी समझ लीजिए। कोरोना अभी घटेगा 20 मई से 30 जून तक। नंबर्स भले बढ़े लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम होगी। 2-3 जून से 13 सितंबर तक कोरोना पर इफेक्टिव लगाम लगेगी। यही समय कोरोना का सबसे विभत्स रूप भी दिखाएगा। सबसे ज्यादा भीषण रूप इसी समय होगा। महामारी की मार से सब तरफ त्राहिमाम होने लगेगा। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक विश्व में चीन प्रवर्तित डिजिटल मुद्रा हावी हो जाएगी। विश्व मुद्रा बाजार में भारी उथल पुथल होगी। कई कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करेंगी और कई देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। 29 मार्च 2025 तक भारत को दिन दूनी रात चौगुनी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। क्यों? शनि भारत का भाग्येश है, स्वराशि में है और फिर उसके बाद भी स्वराशि में ही जाएगा। जो आगे के 3 वर्षों 29 मार्च 2025 के बाद भी 3 साल तक इसी तरह रफ्तार इसकी जारी रहेगी। ये समय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है। वर्ष 2020 समाप्त होने के बाद ही पश्चिमी देश चीन को पीछे हटा पाएंगे। 2020 में पश्चिम द्वारा चीन के विरुद्ध अनेक मोर्चे खोले जाएंगे। 23 मई 2021 के बाद चीन अपने उन लोगों की पहचान कर पाएगा जिन्होंने वास्तव में यह षड्यंत्र रचा था। 2024 में चीन अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर लेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के विरुद्ध एक और महाभियोग का प्रस्ताव इस वर्ष जुलाई में आ सकता है। अगर यह महाभियोग सफल हो गया तो अमेरिका को बड़ी भारी हानि होगी। विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जीवन वर्षों पीछे चला जाएगा। लेकिन 2024 के बाद पूरे विश्व में इतनी प्रगति होगी कि सारा घाटा खत्म होकर कई गुना ज्यादा नफा हो जाएगा। तो ये थी कोरोना की एस्ट्रोलॉजी। समय आएगा तो हम समय समय इसके बारे में और भी डिटेल तफसील आपको बताएंगे।